नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में कोरोना का आतंक जारी है। आलम यह है कि वायरस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 294 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में और यह संख्या 2,36,000 भी क्रॉस कर चुकी है। तो देश भर का यह आंकड़ा और तमाम राज्यों से इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। अब राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है इस महामारी को कंट्रोल करना। आलम यह है कि घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद अब राज्य सरकारें इस महामारी को कंट्रोल कर पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग घरों से कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं। कामकाज की छूट लोगों को दी गई है और आने वाले वक्त में धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस महामारी को कंट्रोल करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। न सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इस वायरस से कई लोग दम भी तोड़ रहे हैं और अब तक 6,642 के आसपास मरने वालों की संख्या ये पहुंच चुकी है। देश भर का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और 24 घंटे में 294 लोगों ने इस वायरस की वजह से दम तोड़ दिया है। 2,36,657 मरीजों की संख्या ये देश में पहुंच चुकी है जो कोरोना वायरस की चपेट में है। आलम यह है कि बढ़ती संख्या राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इतनी सावधानी बरती जा रही है और आने वाले वक्त में जो छूट आगे और दी जाएगी उसके बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं यह खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि मरीजों की संख्या घटने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि जो लोग इससे पीड़ित थे वो भी बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन बढ़ती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल से संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 2,36,000 भी आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। जी हाँ, देखिए सबसे जो मतलब अहम खबर जो है पूरा देश में अभी इटली को मतलब पीछे छोड़कर भारत खुद अपना 6 स्टेज पर आ गया। और फिलहाल आप पश्चिम बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल एक दिन में 427 पॉजिटिव मामले सामने पाया गया है। क्योंकि ये जो बार बार जो मतलब यही कहना चाहता है सभी लोग जो बार बार बोल रहे हैं, जो परिযায়ী मजदूर लोग जो मतलब सबसे ज्यादा कि मतलब कोरोना संक्रमित का पाया जाता है, उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी जो मतलब माहौल तैयार है, सभी ने सिर्फ यही बोल रहा है कि परिযায়ী मजदूर लोग को जब वापस लेना चाहिए था उसी समय जब केंद्रीय सरकार ने बोला उसी समय वापस नहीं लिया गया। फिलहाल अभी जो मतलब लगातार जो ट्रेन घुस रहे हैं, तो इसमें जो परिযায়ী लोग जो आ रहे हैं फिलहाल इसके लिए पूरा बंगाल में धीरे धीरे मरीजों का संख्या बढ़ते जा रहा है। एवरेज पर डे अगर हम देखेंगे तो पूरा बंगाल में हर रोज करीब 300 के ऊपर 300 के ऊपर परिযায়ী मजदूर जो लोग हैं उसका मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से सबसे ये स्वास्थ्य दफ्तर और बंगाल सरकार के लिए सबसे मतलब यही मतलब आतंक की बात शुरू हो गया। फिलहाल इसको संभाल, लेकिन शांतनु, जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, इसके पीछे अब जिम्मेदार किसको माना जाए? क्योंकि ममता सरकार कहती है कि इंटरफेयर करती है, केंद्र सरकार हम अपने तरीके से काम करेंगे। अब जब उनके तरीके से काम करने की परमिशन दी गई तो यह संख्या घटने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ रही है। तमाम तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब मतलब केंद्रीय सरकार लॉकडाउन पहला चरण का जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद दूसरा चरण लॉकडाउन शुरू होने से ही खुद केंद्रीय सरकार ऐसी बोले थे जो बाहर गांव का जो मजदूर लोग है उसके लिए करीब 300 ट्रेन हम भेजेंगे बंगाल में। लेकिन उसी समय पश्चिम बंगाल सरकार ने मतलब राजी नहीं हुआ था, क्योंकि इसीलिए जो परिযায়ী लोग बाहर में अभी तक आप समझ लीजिएगा 60 दिन 70 दिन ऐसे बैठे थे, उन लोगों का मतलब जो पॉजिटिव रिपोर्ट हो गया उसके बाद जो वो राज्य में मतलब अभी जो मतलब एक एक करके ट्रेन घुस रहे, सैकड़ों लोगों ने जो परिযায়ী मजदूर जो लोग बाहर गांव से आते हैं तो उसके संक्रमित की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये सबसे मतलब अभी फिलहाल बंगाल के लिए आतंक की बात है ये। और उसके ऊपर आप देखेंगे जो अल्लाह जो मतलब खोल चुका है मतलब धीरे धीरे, तो अभी मतलब हर लोग मतलब यही कहता है कि अभी लॉकडाउन होने का समय था। क्योंकि अभी मतलब करीब 2 महीने तक जो लोग घर में बैठकर लॉकडाउन पालन की, लेकिन उसको फायदा क्या हुआ? अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तो फिलहाल तो मतलब धीरे धीरे हर क्षेत्र हर मतलब मोहल्लों पे मतलब एक एक करके मरीज बढ़ते जा रहा है। तो एक दिन में 427, ये सबसे बड़ी आतंकी बात है। कल भी देखेंगे 500 के ऊपर भी हो सकता है, परसों 600 के ऊपर भी हो सकता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा अभी। तो ये सबसे आतंकी बात मतलब अभी फैल रहा है पूरा बंगाल में जो फिलहाल अभी चल रहा है, यही सबसे मतलब बड़ी बात है सामने। जी
ठीक है, चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब तक नए केस क्या कोई सामने आए हैं और मरीजों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है? देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण कहीं ये अपने पांव पसारता जा रहा है। चिंता का विषय शासन प्रशासन के लिए बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से रोगियों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो अब चिंताजनक होते चले जा रहे हैं। 11,000 लगभग 1,13,121 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण अभी तक पाए गए हैं, जिनमें 9,733 लोगों की पुष्टि हुई है। 3,44,717 लोगों की कल तक सैंपल की जांच ली गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जांच उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिन लोगों ने अपना क्वारंटाइन का समय पूरा कर लिया है वो लगभग 1,47,563 लोग हैं। और कहीं ना कहीं जो हॉट स्पॉट है पूरे प्रदेश में एक्टिव, वो 1352 हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन है, जहां पर किसी को भी बाहर से ना तो अंदर आने की अनुमति है और ना ही किसी को अंदर से बाहर आने की अनुमति है। सवाल यह है कि जिस गति से लोगों की संख्या बढ़ रही है या जिस गति से लोग रिकवर हो रहे हैं इस महामारी से, उससे दोगुनी स्पीड से लोग इससे ग्रस्त भी हो रहे हैं। ऐसे में अगर जो छूट दी गई है और उसके साथ साथ लोगों को कहा जा रहा है कि आप कामकाज भी करिए, लेकिन लापरवाही अगर सामने आएगी तो यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इतनी तादाद में टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सचिन, कल 502 नए केसेस आए हैं और लगभग 3,000 सैंपलों का जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, क्योंकि अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पहले भी 500 का आंकड़ा लेकर के हम चलें तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये चिंता का विषय है, जो छोटे जिले हैं जहां पर श्रमिक मजदूर आए हैं उन जिलों में भी अब कोरोना पहुंच गया है। सबसे ज्यादा आगरा में है, 928 केस हैं, गौतम बुद्ध नगर में 609 है, मेरठ में 493 है, लखनऊ में 442 है, कानपुर में 466 है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि 502 केसेस एक दिन में मिलना काफी चिंताजनक विषय है। और लगातार लेकिन जिस तरह से तमाम छूट दी गई है उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, और इंटरस्टेट जो परिवहन है वो भी शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वाकई धरातल पर फॉलो हो भी रहे हैं या फिर नजरअंदाज किया जा रहा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके की छूट सरकार द्वारा प्रदान करी गई है उसके बाद जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल जो आंकड़े आए हैं उनमें कई ऐसे लोग थे जो बसों में ट्रेवल कर रहे थे इधर से उधर, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि रिपोर्ट आने में 1 दिन का या 2 दिन का समय लगता है, उनको खुद नहीं पता होता है, या लोग खुद कह लीजिए इसके प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर कहता है कि अगर आपको जुकाम बुखार है तब भी आप होम क्वारंटाइन हो जाइए 3 से 4 दिन के लिए। लेकिन लोग सीधे तौर पर दवाइयां खाकर ट्रेवल करते हैं और बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो जो तो उनके जानने वाले जो हैं उनको तो सीधे तौर पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, लेकिन जहां जहां उनका मूवमेंट हुआ है उतने लोगों को क्वारंटाइन कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ा टास्क है स्वास्थ्य विभाग के लिए, और लोगों की लापरवाही अब लगातार। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जो इंटरस्टेट परिवहन शुरू हो चुका है उसमें जो बसें चल रही हैं, लोगों को बिठा रही हैं, आपने कहा कि लोग दवाई खाकर सफर कर रहे हैं ताकि उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर ना आए और वो बच सकें इस चीज से, लेकिन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव शख्स सफर कर रहा है और उसकी जगह कोई दूसरा बैठ जाता है या उसके बगल में बैठ जाता है तो ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। फिर घटने की तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बसों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन बात टेम्परेचर चेक करने की होती है। ज्यादातर जगह पे हम देखते हैं थर्मल चेकिंग होती है और लोग इसका तोड़ निकाल चुके हैं। पैरासीटामॉल या क्रोसिन खा करके सीधे तौर पे सफर करते हैं और थर्मल चेकिंग कराने से कुछ देर पहले दवा खा लेते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर लो आता है और उनको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन इस बात को छुपाते हुए वो एक शहर से दूसरे शहर अपने काम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मुसीबत पैदा हो रही है। अगर लोग खुद से गंभीर नहीं होंगे, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल पुनीत, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो सब्जी मंडियां हैं फिलहाल वहां को लेकर उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सब्जी मंडी में ही बहुत ज्यादा केस सामने आए हैं। फिलहाल इन जो ऐसे पॉइंट हैं इन पर फोकस कर रही है योगी सरकार? देखिए, सीधे तौर पे अगर हम सब्जी मंडियां जो भी हैं उनके धरातल पर बात करें तो सुबह जो सब्जी मंडियां लगती कुछ देर के लिए तो पुलिस नजर आती है, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोले बनाए गए थे वो अब मिट चुके हैं। लोगों में कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं नजर आ रही है, लोगों के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि कोरोना जा चुका है। लोग सब्जी मंडियों में भीड़ लगा करके सब्जियां ले रहे हैं और सबसे ज्यादा मंडियों से ही कोरोना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रहा है और जिला प्रशासन की लापरवाही इसमें सामने निकल कर आ रही है। जी ठीक है, चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, फिलहाल मरीजों का आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में कुल कोरोना के मामले देखें तो 3000 के पार हो चुके हैं। 3324 मामले जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं। वहीं कल जम्मू में टोटल मामले जो थे वो 809 थे, लेकिन 182 नए मामले आए हैं। लगातार कोरोना के मामलों में उछाल जो है वो आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहरी राज्यों से लोग जो हैं जी। वापिस आए हैं, उसके चलते लोगों खास करके इस संक्रमण की जो है तादाद बढ़ती जा रही है। काफी चिंता का विषय है। लोग जो हैं खुद समझना होगा लोगों को, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन 4 जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। 8 तारीख के बाद ही जो है फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन 4 को आगे बढ़ाया जाएगा या अनलॉक 1 जो है वो शुरू किया जाएगा। अभी भी यहाँ पर दुकानें 9 से शाम 5 बजे तक ही खुली रहती हैं और उसके बाद जो है कर्फ्यू की स्थिति हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बाजार खुल रहे हैं उसमें लोग जो है काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं नजर नहीं आती है। अगर जम्मू कश्मीर में मंडियों की बात करें जम्मू में, तो यहाँ पर भी हालांकि जो थोक विक्रेता हैं वही सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो है लोगों को सैनिटाइज किया जाता है, टनल से होकर गुजरना पड़ता है। जी, जी। तो कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं उनको कोरोना के चलते लोगों को खुद समझना होगा, क्योंकि अभी कोरोना जो है वो गया नहीं है। ये कोरोना जो है अभी भी चल रहा है। लेकिन रविंद्र, जिस तरह से अब आने वाले वक्त में छूट देने की बात सामने आ रही है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि 8 तारीख से तो धार्मिक स्थल जो है वो भी खुल जाएंगे, फिर चाहे मंदिरों की बात करें, मस्जिद की बात करें, गुरुद्वारों की बात करें, लेकिन ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में हालात बने हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको लग रहा है कि सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? जी देखिए, पॉसिबल अभी नहीं हो पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि ये मंदिर और मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खोले जाएंगे। वहीं जो भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो अपने तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जुट चुका है। यहाँ जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क जो है वो लगाए जा रहे हैं, गोले बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग वहां पर ही खड़े होकर रहें और उचित दूरी जो है वो बनी रहे, ताकि लोग इस संक्रमण से बच सकें। क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है खोलने का, तो उसके लिए पहले उसका पूरा जायजा लेकर ही इन मंदिरों मस्जिदों को खोला जाएगा, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हैं। वहीं वैष्णो देवी। लेकिन रविंद्र, आपको लग रहा है कि जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है वो तो पहले भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अब मंदिरों और मस्जिदों को लेकर या धार्मिक स्थलों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या वाकई वो फॉलो की जाएगी, या सिर्फ ये भी एक महज एक फॉर्मेलिटी है कि आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, फॉलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लोग खुद भुगतेंगे? जी देखिए, गाइडलाइन को फॉलो करवाना प्रशासन का काम है, और सख्ती से, मैं आपको बता दूं कि सख्ती से प्रशासन को इसके लिए कदम उठाने होंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में कोरोना का बम बहुत ज्यादा फूट सकता है, और काफी संख्या में जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। और इसी के चलते जो मंदिर मस्जिद खोले जा रहे हैं, हालांकि प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन लोगों को भी, खास करके जो मंदिरों में आएंगे, जम्मू शहर को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कई मंदिर हैं, रघुनाथ मंदिर है, बावे वाली माता का मंदिर है। यहाँ पर भारी रश जो रहता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अभी वैष्णो देवी यात्रा जो है वो शुरू नहीं हुई है। अगर यात्रा शुरू होती भी है तो लोगों को फिलहाल पैदल ही यात्रा करने की इजाजत होगी, क्योंकि जिस तरह से हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर लगी है, बैटरी कार सेवा वहां पर है, उसको अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। लेकिन रविंद्र, जो अंदर खाने खबरें सामने आ रही है, क्योंकि 8 तारीख से तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की बात सामने आ रही है, लेकिन वैष्णो देवी की अगर हम बात करें, श्राइन बोर्ड की तरफ से फिलहाल तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया गया, भले ही वहां पर तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। उसकी एक खास वजह यही है कि जब तक प्रशासन पूरी तरह से इस चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, तब तक उस चीज मंदिर को खोलने का इजाजत जो है वो नहीं दे सकता है, क्योंकि जो
हम कहें जो गवर्नर हैं वही इसके श्राइन बोर्ड के हेड हैं, तो उन्हीं की तरफ से फैसला लिया जाना है। और अब जिस तरह से लॉकडाउन 4 जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और जैसे जैसे हालात देखे जाएंगे, एनालाइज किया जाएगा, उसी के बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि किस प्रकार से अब मंदिरों को खोला जाए, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन जो है बहुत बड़ा श्राइन है, देश भर से और विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, काफी रश रहता है। तो उसी वजह से देखते हुए अगर प्रशासन समझेगा कि अगर लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तभी इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन रविंद्र, जिस तरह से वर्तमान में हालात बने हैं, आपने बताया कि मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब जिस तरह से आने वाले वक्त में जून, जुलाई और अगस्त जो कहा जा रहा है कि मानसून में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जल भराव की स्थिति, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो जो बरसाती बीमारियां हैं वो भी अपने पैर पसारने शुरू कर देती हैं। तो ऐसे हालातों में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके? जी देखिए, अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से आने वाले दिनों में अगर बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, उन दिनों बीमारियां और कई फ्लू फैलते हैं, उसके लिए प्रशासन को कमर कसनी होगी, क्योंकि दोहरी हम कहें तो पहले कोरोना फिर जो फ्लू आने वाले हैं, जो खास करके बरसात के मौसम में फ्लू फैलते हैं, तो उसको लेकर भी प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। और कहीं ना कहीं कहें तो दोहरी नीति बनानी होगी, एक तरफ फ्लू से निपटने के लिए और दूसरी तरफ कोरोना से निपटने के लिए। मैं फिर यही कहूंगा कि लोग भी अब लोगों को आगे आना होगा, लोग खुद समझना होगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की तरफ से जो नॉर्म्स बनाए गए हैं अगर उनको फॉलो करते हैं तभी कोरोना से बच सकते हैं। बाकी फ्लूज अगर फैलते हैं या बरसात के दिनों में जो बीमारियां फैलती हैं उससे बचा जा सकता है, लेकिन कोरोना के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। तो वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के बाद ही हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, फिलहाल दिल्ली को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, पिछले 24 घंटे में जो भारत में कोरोना वायरस के मामले और मौतों का जो आंकड़ा आया है वो सबसे बड़ी बढ़त है। अभी 24 घंटे में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 9,887 मामले सामने आए और 294 लोगों की मौत हो गई है। 2,36,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं और 6600 लोगों की जो है अब तक पूरे भारत में मौत हो चुकी है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1330 मामले सिर्फ राजधानी दिल्ली में आए और 26,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में हो चुके हैं और 708 मौतें जो है दिल्ली में हो चुकी हैं। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण का जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये चिंता का विषय है। जी, लेकिन सुधीर, जिस तरह से ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब दिल्ली सरकार की तरफ से कोई धरातल पर ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि आने वाले वक्त में तो और छूट मिलेगी दिल्ली वासियों को और ये खतरा भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, ये खतरा बढ़ेगा और 8 जून से जो धार्मिक स्थल और मॉल वगैरह खोलने की अनुमति दी जा रही है और लोगों को जो है ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इसमें लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र दवा है। अभी कोई वैक्सीन नहीं है और लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, मास्क लगा कर रखें, जगह जगह थूके नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सुधीर। लेकिन आपको लग रहा है कि लोगों को जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन बार बार दिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी हो रही है, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, या फिर आप क्या लग रहा है आपको कि लोगों ने ये समझ लिया कि वायरस तो कभी खत्म नहीं होगा, अब इससे निपटा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज होता है उसको मास्क लगाना जरूरी है और जो सामने वाला जो दूसरा जो उसके संपर्क में आया उसको भी मास्क लगाना जरूरी है ऐसा। और ये नहीं, लेकिन सुधीर सलूजा, जिस तरह से मास्क की जो आप बात कर रहे हैं वो तो सभी के लिए कंपलसरी हो गया है, फिर चाहे आप उससे वायरस से इफेक्ट हो या ना हो, ये तो कंपलसरी है, फिर भी लोग नहीं लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं जो हर जब तक इस पे सख्ती नहीं होगी और जब ये एक दंडनीय अपराध नहीं होगा कि अगर मास्क बिना कोई आदमी बाहर सड़क पे मिलता है और उसके ऊपर। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर ये खबर सामने आ रही है। कोरोना से वो पीड़ित था, अस्पताल में उसको भर्ती किया गया था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, कोरोना की मौत से मारा गया है डॉन दाऊद इब्राहिम। तो कराची के अस्पताल में फिलहाल वो हॉस्पिटलाइज था, जो खबरें अब तक सामने आ रही थी। फिलहाल अब उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। दाऊद की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसकी मौत की खबर सामने आ रही है, कोरोना से उसकी मौत हुई है।
और बताया जा रहा है कि वो पॉजिटिव था और उसको कराची के अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसकी मौत की खबर यह है। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यह खबर एक राहत देने वाली है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, उसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और पाकिस्तान पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही लोगों को पालता पोषता है और पाकिस्तान जिस तरह से हर बार रंग बदलता है कि दाऊद इब्राहिम उसके पाकिस्तान में है ही नहीं। लेकिन अब कराची में वो एडमिट था अस्पताल में, मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और फिलहाल खबर तो ये भी है कि दाऊद इब्राहिम की जो पत्नी है वो भी पॉजिटिव बताई जा रही है। वो अस्पताल में भर्ती है जहां पर दाऊद की पत्नी का इलाज चल रहा है। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। कोरोना से वो पीड़ित था और लंबे समय से उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको रखा गया था कराची के अस्पताल में। फिलहाल अब खबर सामने आ रही है कि दाऊद की मौत हो चुकी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। कोरोना की मार उस पर ऐसी पड़ी कि उसने आखिरी सांस अस्पताल में ली है। कराची के अस्पताल में दाऊद की मौत हुई है। फिलहाल अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और एनबी न्यूज भी इसकी पुष्टि नहीं करता। फिलहाल सूत्रों के हवाले से अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर, तो एक राहत भरी खबर है, क्योंकि डॉन दाऊद इब्राहिम जिसकी लंबे समय से सभी देशों को तलाश थी और पाकिस्तान बार बार दाऊद इब्राहिम को लेकर जिस तरह के पैंतरे वो बदलता था कि पाकिस्तान में नहीं है दाऊद इब्राहिम। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कराची के ही अस्पताल में दाऊद इब्राहिम की मौत हुई है और इसी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया था। कोरोना से वो पीड़ित था, तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आलम यह था कि डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको रखना पड़ा और फिलहाल अब खबर सामने आ रही है दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। और साथ ही जो दाऊद की पत्नी है वो भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी है, उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, एनबी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है और ना ही एनबी न्यूज इसकी पुष्टि करता है, लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेकर पहले जो खबर सामने आई थी कि वो कोरोना से पीड़ित है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कराची के अस्पताल में उसको एडमिट किया गया, डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में था। फिलहाल अब खबर सामने आ रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। कोरोना की मौत से मारा गया है डॉन दाऊद इब्राहिम और फिलहाल खबर यह भी है कि उसकी पत्नी भी पॉजिटिव बताई जा रही है, डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में है जहां पर उसका इलाज चल रहा है और पत्नी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। तो राहत भरी खबर है। तमाम देशों को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तलाश थी, लेकिन लंबे समय से वो छिप रहा था, अंडरग्राउंड उसने खुद को किया हुआ था। अब फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कोरोना से पीड़ित था, अस्पताल में वो पहुंचा था कराची के, जहां पर उसको एडमिट किया गया। फिलहाल अब खबर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। और चलिए एक और बड़ी खबर, जिस टेबल टॉक का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं और 11 बजे यह बैठक शुरू होने की जो बात सामने आ रही थी भारत और चीन के बीच, चीन के मोल्डो में कमांडर स्तर की यह बैठक होनी है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। एलएसी में तनाव को कम कैसे करना है, इसी को लेकर दोनों देशों के जो कमांडर हैं वो अपनी अपनी बातें सामने रखेंगे। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं और भारत चीन के बीच जो आज बैठक होनी है, पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी हैं, क्योंकि चाइना और भारत के बीच जो तनातनी का माहौल है वो समय समय पर देखने को मिलता है। लेकिन अब इस बीच कोरोना संकट के बीच ये तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आलम यह कि भारत की तरफ से बोफोर्स तोपों को चाइना की तरफ उनका रुख कर दिया गया है और ये इशारा करता है कि ये जो तनातनी है कितनी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और इसी तनाव को कम करने के लिए फिलहाल ये चर्चा होनी है, बैठक होनी है। सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था और अब 11 बजे का जिक्र इस पर हुआ है। फिलहाल अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने बजे ये बैठक होनी है। तो एलएसी में तनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसी को कम करने के लिए ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि समस्या का समाधान निकलता है या फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। हाई लेवल डेलीगेशन की ये टेबल टॉक होनी है। चीन के मोल्डो में कमांडर स्तर की यह बैठक, जहां पर तनातनी का माहौल है, उससे 20 किलोमीटर ये दूर है मोल्डो, जहां पर यह बैठक होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, आज जो टेबल टॉक होनी है हाई लेवल डेलीगेशन की, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी देखिए, ये जिस तरह से एक महीने से विवाद चला आ रहा है चाइनीज आर्मी के साथ और भारतीय आर्मी के साथ, क्योंकि चाइना की तरफ से जो है जो फिंगर 4 है वहां पर आकर अपने टेंट लगा लिए थे, वहां पर उन्होंने वहां तक कब्जा कर लिया था और उसके बाद लगातार जो है दौर चलता रहा है और आज एक मीटिंग जो है फिक्स की गई है पैंगोंग झील जो है वहां पर फिंगर 4 जो है। हालांकि आपको बताऊं ये जो मीटिंग होनी है ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट है जो चाइना के अंदर है, वहां पर अपने कुक कमांडर जो हूँ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है वो वहां पर पहुंचेंगे अपने 15 साथियों के साथ और वहां पर जो है बातचीत होगी। और मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका नहीं है चाइना की तरफ से, चाइना पहले भी जो है ऐसी हरकतें करता रहा है, चाहे वो लद्दाख का बॉर्डर हो या फिर दूसरे बॉर्डर जो चाइना के साथ लगते हैं भारत के, वहां पर भी ऐसी हरकतें जो है वो करता रहा है। 2017 की बात करें डोकलाम के अंदर। जी बिल्कुल। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।